बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में अभी हम बात करेंगे एन्युटी के बारे में। एन्युटी क्या है? बेसिकली आपकी सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट है, ठीक है, जो आप हर साल या जो भी आपने यानी पीरियड स्पेसिफाई किया है उस पर आप जमा करवाते हैं अपनी सेविंग्स के लिए, या आपने कोई लोन लिया है, जैसे आप लोन लेते हैं ना, जो आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो वो इंस्टॉलमेंट आपकी बेसिकली क्या होती है? एन्युटी होती है। या आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वो हर महीने आपसे कुछ फिक्स्ड अमाउंट जो है ना आप जमा करवाते हैं, ताकि आपको एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है ना आपको इकट्ठी सेविंग मिले, ताकि आप उससे कोई अच्छा सा कारोबार कर सकें, ठीक है। और ये जो एन्युटी है ये ईयरली भी हो सकती है, सेमी ईयरली भी हो सकती है, और क्वार्टरली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि ये खुद वो कंपनी डिसाइड करेगी या आप डिसाइड करेंगे कि इतनी जो है ना पे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये उस हिसाब से आगे अगर हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने एन्युटी के, आज हम अगर बिलफर्ज 5,000 जमा करवा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट एक कंपनी ने स्पेसिफाई की हुआ है, तो आप जानना चाहते हैं कि यार मैं अगर 10 साल तक ये पेमेंट जमा करवाऊँ तो जो मेरी फ्यूचर वैल्यू है वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। तो वो हम फ्यूचर वैल्यू का एक फार्मूला है, मैं वो आपको बताता हूँ वो हम कैसे कैलकुलेट करें। ये जी फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है? C टाइम्स 1 प्लस आई। इसको किसको शो कर रहा है? आपका इंटरेस्ट रेट को। और ये जो N है ये आपको शो कर रहा है नंबर ऑफ पीरियड को, यानी कि फिक्स पेमेंट आप कितने अरसे के बाद जमा करवाते हैं, -1 ओवर ये आपका फिर इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। C आपका बेसिकली क्या है? अमाउंट ऑफ एन्युटी है, ठीक है। ये नीचे आई आपको पहले बता दिया था कि इंटरेस्ट रेट है, और N क्या है? नंबर ऑफ पेमेंट, यानी कि कितने साल तक आप ये जमा करवाना चाहते हैं। तो इस फार्मूले की मदद से आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम जो फ्यूचर पेमेंट्स कर रहे हैं उसकी आज की डेट में अगर चेक करना चाहें कि उसकी आज की डेट में वर्थ क्या है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूले से हासिल कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या है? ये आपके सामने है। C टाइम्स 1 माइनस 1 प्लस आई इंटरेस्ट रेट है, और ये -N आपके नंबर ऑफ पीरियड है। माइनस इस वजह से शो किया कि आपने फ्यूचर जो पेमेंट्स करनी है उनकी आज की डेट में वर्थ चेक कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे आपका इंटरेस्ट रेट है, ये आपको वही बता रहा है कि C कैश फ्लो है, I इंटरेस्ट है, N जो है नंबर ऑफ पेमेंट है, और ये जो 1 माइनस 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर -N है डिवाइडेड बाई आयोटा, ये आपका क्या कहलाता है? डिस्काउंट फैक्टर कहलाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है। आगे आ जाता है अक्यूमुलेटेड वैल्यू, यानी कि आपने टोटल जो अमाउंट ऑफ एन्युटी जमा करवाई है और जो उस पर इंटरेस्ट लगा है उसकी तमाम की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहें तो वो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर दिया हुआ ये वाला आपका फार्मूला S = R टाइम्स 1 प्लस आई रेज़ टू पावर N माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। आई आपका क्या है? इंटरेस्ट रेट है, ये मैंने पहले आपको बताया, ठीक है। और इसको कहते हैं अक्यूमुलेशन फैक्टर, ठीक है। तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू किसके बराबर होगी? पेमेंट पर पीरियड टाइम्स अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर N पेमेंट्स। आगे आ गया डिस्काउंट फैक्टर एंड डिस्काउंटेड वैल्यू। When future value is converted into present worth, the rate at which calculation are made is called discount factor rate. In the previous example, 10% we used to make the calculation. This rate is called discount rate. The present worth of future payment is called discounted वैल्यू। जैसे हमने उस वक्त प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की थी ना, फार्मूला मैंने आपको बताया था, तो वो जो आपका प्रेजेंट वैल्यू है ना, बेसिकली वो आपकी क्या है? डिस्काउंटेड वैल्यू है। और जिस रेट पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि R जो है ना आपका, I जो है आपका इंटरेस्ट रेट को शो कर रहा है, तो वो जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम डिस्काउंटेड रेट भी कहते हैं, ठीक है। आगे हम इनकी एग्जाम्पल कर लेते हैं अक्यूमुलेशन फैक्टर की, ठीक है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है कि 4.25% है, नंबर ऑफ पीरियड 18 हैं, अमाउंट ऑफ एन्युटी आपको 10,000 दे रहा है। तो जो अक्यूमुलेशन फैक्टर है उसका फार्मूला क्या होता है? 1 प्लस इंटरेस्ट रेट टाइम्स नंबर ऑफ पीरियड -1 ओवर इंटरेस्ट रेट। तो जब इनमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो आपका ये आएगा 2,60,240 रुपये, ठीक है। इसी तरह डिस्काउंटेड वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं इसकी, ठीक है। ये डिस्काउंटेड वैल्यू का भी वही फार्मूला जो आपको मैंने पहले बताया वही है, ठीक है। ये आसान है, ये आप जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस।
Algebraic expression indicate the mathematical operation to be carried out on combination of number and variables। ठीक है, अब अलजेब्रिक इक्वेशंस का तो आपको पता होगा कि 2x माइनस 3x माइनस 1 ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है, आगे इसकी कितनी टाइप्स हैं? बेसिकली इसकी 4 टाइप्स हैं। मोनोमियल एक टर्म जिसमें एक ही टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, पोलिनोमियल क्या होती है? मोर देन 1। यानी कि मोनोमियल के नीचे ये जो सारी हैं सेकंड टर्म और थर्ड टर्म वाली ये दोनों पोलिनोमियल हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि अलजेब्रिक ऑपरेशन इन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर फैक्टर सेपरेटेड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइंस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज अज्यूम व्हेन 2 फैक्टर आर रिटन बिसाइड ईच अदर। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये डिवीजन का साइन है, ये वही छोटी क्लासों वाली बातें हैं। ठीक है, आगे क्या है? फैक्टर कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू न्यूमेरिकल एंड लेटरल कोफिशिएंट। ठीक है, कि कुछ होते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, कुछ होते हैं लेटरल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कौन से होते हैं? जैसे 36 हो गया, ये आपका न्यूमेरिकल है। लेटरल है जैसे आपके कोई लेटर हो गया एक्स वाई जी ये वगैरह, ये आपके लेटरल कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, ये कुछ एक्सेल में फंक्शन है। ठीक है, काफ़ी सारे फंक्शन है, मैं आपको 1-2 बता दे तो बाकी आपकी बुक में है, आप पढ़ लीजिएगा। ये आसान है, आप एक्सेल पे प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको आगे उनके यानी कि बता भी रहा होता है कि आपने पहले कौन सी चीज़ देनी है, फिर कौन सा जो है ना उसमें फैक्टर देना है। जैसे ये क्या है? CUMIPMT रिटर्न द कम्युलेटिव इंटरेस्ट पेड ऑन ए लोन बिटवीन स्टार्ट पीरियड एंड एंड पीरियड। इफ दिस फंक्शन इज नॉट अवेलेबल एंड रिटर्न, ये आपको वैल्यू कोई एरर दे, इंस्टॉल एंड लोड एनालिसिस टूल पैक ऐड इन। ठीक है, यानी कि अगर ये एरर दे रहा है तो इसका मतलब है उसमें ये वाला जो टूल है ना ये ऐड नहीं है, इस वजह से जो है ना वो आपको एरर दे रहा है। तो इसका आगे आर्गूमेंट कौन कौन से हैं? रेट है, एन पर, पीवी, स्टार्ट पीरियड, एंड पीरियड और टाइप। ये नीचे आपको लिखोगे। आर रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट होगा। एन पर से मतलब टोटल नंबर ऑफ पीरियड, पेमेंट ऑफ पीरियड होंगे। पीवी आपकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। स्टार्ट पीरियड जब से आपने वो शुरू किया है पीरियड, ठीक है, कैलकुलेशन का वो, और एंड पीरियड लास्ट पीरियड इन द कैलकुलेशन। टाइप टाइमिंग ऑफ पेमेंट। ठीक है, और ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। पेमेंट अगर 0 लिखेंगे ना लास्ट पे टाइप पे तो वो क्या होगा? पेमेंट एट द एंड ऑफ पीरियड। और अगर 1 लिखेंगे तो इसका मतलब है पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। यानी कि जो भी पीरियड शुरू हुआ आपने फौरन से पेमेंट जमा करवा दी तो उधर आप टाइप में 1 लिखेंगे। लेकिन अगर आप एंड ऑफ पीरियड जमा करवाते हैं चीज़ तो आप 0 लिखेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ लेते हैं मैट्रिक्स टॉपिक के बारे में। मैट्रिक्स क्या है? बेसिकली रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स हैं। ठीक है, यानी कि रोज और कॉलम्स में नंबर को हमने एक तरतीब में, एक फॉर्मेट में रखा हुआ, तो इसको हम जो है ना मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को जो हम डिनोट करते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं। ये आपके सामने 3 मैट्रिक्स शो भी हो रहे हैं। ठीक है, इसमें आगे मैट्रिक्स की जो है ना टाइप्स हैं। रो मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, डायमेंशंस। डायमेंशन क्या है कि नंबर ऑफ रोज टाइम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अगर बिलफर्ज हमारे पास ये एक नीचे एग्जांपल दी हुई है ना, नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है? 1 और 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो जो इसकी डायमेंशन होगी वो होगी 2x3 का मैट्रिक है। ठीक है, आगे ये रो और कॉलम और स्क्वायर मैट्रिक्स ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, इनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता ही होगा। मैट्रिक्स ऑपरेशन हम समराइज कर सकते हैं कि ये हम करते क्यों हैं। ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट डाटा यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है, कि हम डाटा को जो है ना एक ऑर्गेनाइज शेप दे सकते हैं और इससे हम एनालिसिस कर सकते हैं और इससे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमें आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। ठीक है, हम मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स को भी कर सकते हैं या उनके साथ स्केलर को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ एलिमेंट विद इन ए प्रोडक्ट मैट्रिक्स। ये आगे एक एग्जांपल है प्रोडक्शन की। द क्लॉथिंग कंपनी प्रोडक्शन इन प्रिपरेशन फॉर यूनिवर्सिटीज नंबर ऑर्डर इज शोन बाय द टेबल एंड करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स पी गिवन बिलो। ठीक है, ये उसने कोई शर्ट्स वगैरह बनाई हैं और स्वेट शर्ट्स बनाई हैं, तो नीचे उसने इसको एक नाइस टेबल की शक्ल, नाइस मैट्रिक की शक्ल में यानी कि शो कर दिया है। ठीक है, ये 300 शर्ट्स हैं स्मॉल साइज में और 300 स्वेट्स हैं स्मॉल साइज में, तो उसने
इसको एक कॉलम में लिख दिया, ठीक है। इसी तरह मीडियम को उसने एक कॉलम में लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह हम एक बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से जो है ना मैट्रिक्स की सूरत में किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। आगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो आपको पता है कि ये मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, ठीक है। ये बड़े आसान कंसेप्ट हैं, ये आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आगे मल्टीप्लिकेशन के रूल्स को आपको पता होना चाहिए। कोई से दो मैट्रिक हैं ए और बी, ए का जो ऑर्डर है वो है m क्रॉस n और जो मैट्रिक्स बी है उसका n क्रॉस p है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हम तब कर सकते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल्स नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ठीक है। ये ठीक है, यानी कि नंबर ए के जो कॉलम है वो बराबर होने चाहिए आपके नंबर ऑफ रोज के, तो तब जाके आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे हम पढ़ लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस के बारे में। दो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तब होंगे जब उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 के बराबर है। इसी तरह जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि कोई से आप दो मैट्रिक्स हैं, अगर वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे तो उनका जो आंसर है वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ऐसे ये एग्जांपल दी हुई है 2 क्रॉस 2 की ना, कि 2 क्रॉस 2 के दो मैट्रिक्स हैं, वो एक दूसरे के इन्वर्स तब होंगे अगर उनका प्रोडक्ट आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आए, ठीक है। ये आपका नीचे शो हो रहा है, ठीक है, ये वाला। आगे इनकी एक्सेल में कुछ कमांड है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एम इनवर्स की है, रिटर्न द इनवर्स मैट्रिक्स फॉर द मैट्रिक्स स्टोर्ड इन एन अरे। सिंटैक्स इसका क्या है कि एम इनवर्स लिखेंगे, पैरेंथेसिस में अरे लिखेंगे। अरे क्या है, अरे इज ए न्यूमेरिक अरे विद एन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है। इनके उसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होने चाहिए। ये एम इनवर्स आपको एरर देगा कब, जब कोई सेल एम्प्टी होगा, ठीक है। एक एम्प्टी सेल नहीं होना चाहिए, और दूसरा आप इसमें कोई करैक्टर टाइप ना कर लें, ठीक है। आपने इसमें कोई करैक्टर नहीं टाइप करना, अगर करैक्टर टाइप करेंगे तब भी ये आपको एरर देगा। आगे है कि जो आपका एम इनवर्स है वो आपका 16 डिजिट तक आंसर बिल्कुल एक्यूरेसी से दे सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं जिनका इनवर्स आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको जो डिटर्मिनेंट देगा वो आपका 0 होगा मैट्रिक्स, या वो आपको ये वाला एरर दे देगा, ठीक है। #NUM अगर ये साइन है, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ये मैट्रिक्स जो है ना इसको हम इन्वर्ट नहीं कर सकते। अभी हम एम इनवर्स की जो है ना एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये मेरे पास एक 2x2 का एक मैट्रिक्स है, मैं इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहता हूँ। मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं सबसे पहले 4 कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा, सेम इतनी, ठीक है। ये मैंने 4 कॉलम सेलेक्ट किया, इसके बाद मैं F2 प्रेस करूँगा। F2 प्रेस करने के बाद मैं इक्वल लिखूँगा, एम इनवर्स कमांड लिखूँगा, ठीक है, और पैरेंथेसिस लगाऊंगा, ठीक है, पैरेंथेसिस डबल हो गए, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, ठीक है, और इनके अंदर इस सारे सेल की रेंज सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर ये तीनों मिलके प्रेस करेंगे। ये मैंने प्रेस किया तो ये इसका इन्वर्स आ गया, ठीक है। इस तरह हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। आगे है एम डिटर्मिनेंट कमांड, रिटर्न द मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ एन अरे, यानी कि किसी भी अरे का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो हम एम डिटर्मिनेंट की कमांड यूज करेंगे, ठीक है। इसमें भी ये है कि कोई जो है ना आपने दरमियान में कोई भी एम्प्टी सेल नहीं छोड़ना, अरे लिखनी है तो एक तरतीब से लिखनी है, ठीक है। इसी तरह ये है कि इसमें आपकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह एक कमांड है एम मल्टीप्लिकेशन की, MULT लिखा हुआ है, ठीक है। रिटर्न द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ 2 अरेज, यानी कि जब हमने कोई से दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना तो हम इस कमांड के जरिए फाइंड कर सकते हैं। द रिजल्ट इज एन अरे विद द सेम नंबर ऑफ रोज एज ए एंड द सेम नंबर ऑफ कॉलम एज अरे 2, ठीक है। यानी कि जो अरे 1 है उसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर इसकी रोज होंगी जो इसका आंसर होगा, और सेम नंबर ऑफ कॉलम होंगे एज अरे 2, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।